दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया विवादित बयान। बोले सिर धड़ से उड़ाने की मिल रही धमकियां, अब राजपूतों को उठाना होगा शस्त्र। आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक वर्ग विशेष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे रोकने के लिए राजपूत समाज को एक बार फिर से शस्त्र उठाने होंगे। सरदना क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे संगीत सोम ने खेड़ा गांव में बुधवार को विजयादशमी पर राजपूत उत्थान सभा द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद की बात की जा रही है, सिर कलम करने की बात की जा रही है, इन सबको समाप्त करने के लिए सत्ता के साथ साथ भविष्य में शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी रहे संगीत सोम ने कहा कि धर्म कभी परिवर्तन से नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और समर्पण के बल पर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शस्त्र की जरूरत पड़ेगी और राजपूत समाज को फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देशद्रोही ताकतें देश पर चौतरफा आक्रमण कर रही हैं, उस स्थिति में शस्त्रों का महत्व बढ़ जाता है। संगीत सोम ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केरल में कांग्रेस की इस यात्रा में हर तरफ हरे झंडे दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की हालत तब भी नाजुक, अस्पताल ने जारी किया ताजा हेल्थ बुलेटिन। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल ने उनका ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और वो अभी भी आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। दरअसल रविवार को मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या काफी बढ़ गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होने के बाद सीसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उधर सपा संस्थापक की तबीयत बिगड़ने पर कार्यकर्ता परेशान हैं। ऐसे में उनके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग मेदांता अस्पताल भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि किसी भी बाहरी व्यक्ति का उनसे मिल पाना संभव नहीं है। अस्पताल में भीड़ बढ़ने के कारण अब सपा नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पार्टी नेताओं के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। रामगोपाल यादव ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि नेताजी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी आईसीयू में जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए अस्पताल न आए। इससे मरीजों को, डॉक्टरों को परेशानी होती है। जिन्हें मुलाकात करनी हो वो अखिलेश यादव से सुबह 10 बजे से पहले मकान पर मिल सकते हैं। अगली बड़ी खबर, नेताजी को बचा लीजिए अखिलेश भैया, मुलायम सिंह यादव के लिए फूट फूट कर रोया सपा समर्थक, दुआओं का दौर जारी। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। उनकी सेहत में किसी प्रकार का सुधार फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक तरफ उनके लिए दुआओं का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से मना करने के बाद भी समर्थकों का रेला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पर पहुंच रहा है। एक समर्थक तो अस्पताल के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि अखिलेश भैया नेताजी को बचा लीजिए। अखिलेश यादव ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि नेताजी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल पर मौजूद सपा कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के लिए अपने अंग भी दान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम पूरे तरीके से नेताजी के साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ने पर अगर अपने अंग भी देने पड़े तो भी हम तैयार हैं। हमारे नेताजी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। हम सब के लिए ये वक्त बहुत दुखद है। हम सबकी दुआएं नेताजी के साथ हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के रण में क्यों कूदी सोनिया गांधी, क्या यहीं से बदलेगा कांग्रेस का भाग्य। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में भागीदारी की। कमजोर स्वास्थ्य के बीच भी वे भारत जोड़ो यात्रा के अन्य यात्रियों के साथ कुछ देर तक चली। कुछ देर बाद राहुल गांधी ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद वे दोबारा यात्रा में पहुंची और यात्रा में भागीदारी की। बड़ा प्रश्न ये है कि सोनिया गांधी ने कर्नाटक में यात्रा में भागीदारी करने का निर्णय क्यों लिया। क्या कर्नाटक से ही कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन का दौर थम जाएगा और पार्टी वापसी करने में कामयाब रहेगी। दरअसल कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। ये उन चंद राज्यों में है जहां कांग्रेस पार्टी आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है और अगले विधानसभा चुनाव में वो यहां वापसी भी कर सकती है। चूंकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इसी राज्य से आते हैं, ऐसे में यदि वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो इससे पार्टी को
यहाँ पर अतिरिक्त मजबूती मिलेगी और पार्टी की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कर्नाटक में दलित समुदाय के मतदाताओं की संख्या लगभग 1/4 है। मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं दलित समुदाय से हैं और राज्य के दलितों के बीच वे एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से इन मतदाताओं में अतिरिक्त उत्साह हो सकता है, जो कांग्रेस की इस राज्य में सत्ता में वापसी की राह तैयार कर सकता है। यदि कांग्रेस यहां वापसी करने में कामयाब होती है तो यह उसके लिए बूस्टर डोज साबित होगा और उसका असर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के राज्यों पर भी पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची। अब तक 41 प्रत्याशियों का किया ऐलान। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने गुरुवार को 12 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची का भी ऐलान कर दिया है। लिस्ट में शिक्षकों, व्यापारियों और आदिवासियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भाजपा शासित राज्य में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पार्टी गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भाजपा तथा विपक्षी कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने अब तक 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, शिवसेना के सिंबल की रेस में भी बाजी मारेंगे एकनाथ शिंदे। अगले कुछ घंटों में ही आ सकता है आयोग का फैसला। आपको बता दें कि दशहरे के मौके पर मुंबई में एक तरफ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की अलग अलग रैलियां चल रही थी, तो वहीं दिल्ली में भी हलचल तेज थी। मुंबई में जिस वक्त दशहरा रैली चल रही थी उसी दौरान शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा। दरअसल माना जा रहा है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने चुनाव आयोग को कई सबूत सौंपे और दावा किया कि पार्टी के सिंबल धनुष बाण पर उनका ही हक बनता है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से आज कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है, यानी इस अहम निर्णय में अब चंद घंटे बाकी हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को सिंबल को लेकर अपने दावे पेश करने के लिए 7 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था। ऐसे में अब उसकी ओर से फैसले की बारी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता आज वकीलों से मिलेंगे। इस बैठक में चुनाव आयोग को क्या जवाब दिया जाए, किस तरीके से सबूत पेश किए जाएं, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शिवसेना की ओर से कुछ और समय की मांग भी की जा सकती है। हालांकि अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होने वाला है। ऐसे में सिंबल को लेकर आयोग स्थिति क्लियर कर सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग आज फैसला दे सकता है कि सिंबल किस पार्टी का होगा, लेकिन माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का दावा ज्यादा मजबूत है। अगली बड़ी खबर, ओपी राजभर को खटकने लगे अखिलेश यादव और नीतीश कुमार। जाति जनगणना को लेकर जमकर घेरा। आपको बता दें कि सपा गठबंधन से अलग हुए ओपी राजभर को अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानो खटकने लगे हैं। आए दिन राजभर दोनों नेताओं पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। देवरिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने पर ही पिछड़ों को न्याय और राजभर समाज को अपनी हिस्सेदारी मिल पाएगी। समाज में हमारी जनसंख्या अधिक है, लेकिन हमें उसके सापेक्ष आरक्षण में भागीदारी नहीं मिल पा रही। गुरुवार को सावधान यात्रा को लेकर जिले में पहुंचे राजभर रुच्चापार में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि हम पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। देश में एक समान और अनिवार्य शिक्षा लागू की जानी चाहिए। आज देश में सहज, एक समान और निःशुल्क शिक्षा की जरूरत है, लेकिन कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं। ओपी राजभर ने कहा कि यदि RBI से लोन लेने वाले उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। कहा बिजली सब्सिडी को कैश में ना देकर भ्रष्टाचार कर रही दिल्ली सरकार। आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने राजधानी की जनता को बिजली छूट का लाभ कैश सब्सिडी के रूप में नहीं पहुंचाया, क्योंकि इसके जरिए वो प्राइवेट कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके जरिए वो भ्रष्टाचार कर अपने लिए लाभ कमाना चाहती है। भाजपा ने मांग की है कि अब दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि उसने इस मामले में अब तक ऑडिट नहीं कराया। भाजपा
के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सईद जफर इस्लाम ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिजली दरों को तय करने संबंधी कमेटी में ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो दिल्ली के हितों की रक्षा करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद उन पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जिन्होंने दिल्ली के हितों से समझौता किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा नियुक्त इन अधिकारियों ने न केवल केजरीवाल के हितों को ध्यान में रखा, उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली सब्सिडी को भी कैश ट्रांसफर न करने के पीछे बड़ा घोटाला किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी मामले में चीफ सेक्रेटरी को जांच कर एक हफ्ते में रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। भाजपा नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर कंपनी की स्वतंत्र ऑडिट की बात किया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आज तक उन्होंने किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कराया। भाजपा नेता ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिजली संबंधी मामलों में लोगों को कैश सब्सिडी क्यों नहीं दी। अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ। बोले, शिंदे की रैली में भीड़ ने बताया कि असली शिवसेना कौन है। ये आपको बता दें कि दशहरा के मौके पर मुंबई में शिवसेना के दोनों एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने रैली कर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे ने बीकेसी मैदान में अपनी रैली की तो वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मध्य मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में परंपरागत रूप से रैली की। वहीं इसके एक दिन बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों की रैलियों पर प्रतिक्रिया दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने बता दिया है कि असली शिवसेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की बीकेसी मैदान में हुई रैली में भारी भीड़ थी जिसकी क्षमता शिवाजी पार्क की क्षमता से दोगुनी है। उन्होंने कहा कि शिव सैनिकों ने साबित कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है और इसलिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार का बड़ा ऐलान। बोले, ईडी के सामने पेश होना है या नहीं, नेताओं से बात करने के बाद लूंगा फैसला। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अक्टूबर को दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश होने से छूट की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद ये तय करेंगे कि एजेंसी के सामने पेश होना है या नहीं। ईडी ने शिव कुमार को एक नए समन में शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा है। आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 60 साल के पूर्व कैबिनेट मंत्री से ईडी ने 19 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार पूछताछ की थी। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की जा चुकी है। ताजा समन ऐसे समय में जारी किया गया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कर्नाटक पहुंची है। यात्रा राज्य में 21 दिनों तक चलेगी। इसमें शिव कुमार भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना है। इसको लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ईडी के सामने पेश होना है या नहीं, मैं नेताओं से बात करने के बाद फैसला लूंगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता हर्षद रेवाड़िया बीजेपी में हुए शामिल। बोले, पीएम मोदी के काम से हूं प्रभावित। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और विधायक हर्षद रेवाड़िया गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पाटीदार समुदाय के नेता रेवाड़िया ने 2 दिन पहले ही गुजरात विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्हें यहाँ बीजेपी के राज्य मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह में पार्टी में शामिल किया गया। गुजरात में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश बीजेपी के महासचिव प्रदीप सिंह बाघेला ने हर्षद रेवाड़िया का पार्टी में जोरदार स्वागत किया। इस समारोह में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक हर्षद रेवाड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि वो केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और उनकी मदद के लिए नई प्रौद्योगिकियों को पेश करने जैसे कदमों से प्रभावित हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने तो मेरी पत्नी ने भी मुझे नहीं लिखे। ये आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच में 36 का आंकड़ा साफ तौर से दिखाई देता है। दिल्ली सरकार की कई नीतियों के खिलाफ उपराज्यपाल विनय सक्सेना जांच के आदेश दे चुके हैं। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दौरान 2 अक्टूबर को हुए कार्यक्रम
में नहीं पहुंचे। इस पर एलजी विनय सक्सेना नाराज हो गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख दी। इसी सब को लेकर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने उपराज्यपाल पर तंज कसते हुए कहा कि एलजी साहब रोजाना मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो कि वो भी थोड़ा चिल करें। अगली बड़ी खबर, अब महाराष्ट्र की राजनीति में मचने वाली है बड़ी गदर। महाराष्ट्र की सियासत में दाखिल होंगे एक और ठाकरे। ये आपको बता दें कि मुंबई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की ओर से अलग अलग आयोजित की गई दशहरा रैलियों में एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी गई। दशहरा के दिन शिवसेना की 2 रैलियां थीं। एक तरफ उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गरज रहे थे। उद्धव ठाकरे को झटका देने के लिए एक ही तस्वीर काफी है जिसमें मंच पर बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे, बेटे जयदेव ठाकरे और पोते निहार ठाकरे नजर आ रहे हैं। इसे एक साफ संदेश माना जा रहा है कि पार्टी में बगावत सिर्फ विधायक और सांसद के बीच की नहीं बल्कि बगावत परिवार में भी है। आने वाले वक्त में बाला साहेब ठाकरे के परिवार के सदस्यों की राजनीति में एंट्री होने वाली है। नए ठाकरे समूह के लोग एकनाथ शिंदे गुट में जा रहे हैं तो कुछ शिंदे गुट के लोग उद्धव ठाकरे के गुट में जा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के 4 लोग एक्टिव हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में गदर मचने वाला है और महाराष्ट्र की सियासत में अब एक और ठाकरे जल्द ही एंट्री लेंगे। अगली बड़ी खबर, लंबे अंतराल के बाद सियासी पथ पर सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पदयात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी कांग्रेस की पदयात्रा में ऐसे वक्त पर शामिल हुई है जब पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में सीधा मुकाबला है तो वहीं राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि आलाकमान अशोक गहलोत को बदलकर सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है। आपका क्या मानना है, क्या अशोक गहलोत को हटाया जाएगा और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।